हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का रिवीजन। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ाए, जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का रिवीजन किया। तो आज हम इस लेक्चर में करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में हम करेंगे, फाइनेंस कमीशन और कैग के बारे में। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब है कि जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में लिखा गया हो। तो फाइनेंस कमीशन और कैग जो है, दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और कैग के बारे में भी अच्छे खासे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है दोनों। चलिए देखते हैं। देखो, फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन में आपको सबसे पहले याद रखना है, फाइनेंस कमीशन के साथ आर्टिकल 280 डील करता है। फाइनेंस कमीशन के साथ आर्टिकल 280 डील करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आपको याद रखनी है, फाइनेंस कमीशन जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, क्योंकि वो डिसाइड करती है ना, मैटर्स पे डिसाइड करती है किसको कितना अमाउंट देना है, टैक्सेस में से किसको कितना शेयर देना है। तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आर्टिकल 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। एवरी 5th ईयर और अर्लियर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेजेंट, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है, फाइनेंस कमीशन, ये बॉडी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 5 साल के लिए, और हर 5 साल के बाद इसको फिर से प्रेजेंट क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, या अगर उससे पहले ही ज़रूरत पड़ेगा तो उससे पहले ही करेगा इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन, प्रेजिडेंट, ठीक है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, आर्टिकल 280 डील करता है इसके साथ, और हर 5 साल के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज्ड पार्लियामेंट टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। अच्छा, जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इसमें कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन होता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसमें कौन कौन होता है। उसमें एक चेयरमैन होता है, उसमें, ठीक, चेयरमैन। और चेयरमैन कौन हो सकता है, जिसको एक्सपीरियंस होगी इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस होगी इन पब्लिक अफेयर्स। और 4 मेंबर्स होते हैं, वो जो 4 मेंबर्स होते हैं उनका कौन से वाले मेंबर्स ले सकते हैं हम, हाई कोर्ट जज और क्वालिफाइड फॉर दैट, नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो 4 मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या रखी है फिर पार्लियामेंट ने, जो हाई कोर्ट जज होंगे, या उस हाई कोर्ट जज जितनी क्वालिफिकेशन होंगी, हाई कोर्ट जज के लिए जो क्वालिफाइड होंगे, या जिनको फाइनेंसेस या अकाउंट्स की नॉलेज होगी, या फाइनेंशियल मैटर्स में एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, या इकोनॉमिक्स की एक्सपीरियंस होगी, वो मेंबर बन सकते हैं फाइनेंस कमीशन के। तो इसमें क्या होते हैं, चेयरमैन एक होता है और 4 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है इनको, अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है। इनकी जो टर्म होती है वो स्पेस पे करता है प्रेसिडेंट। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इनको हम फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, आप इनको फिर से अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 280 है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के साथ आर्टिकल 280 डील करता है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। हर 5 साल के बाद इनको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। और अपॉइंट कौन करता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब फंक्शंस क्या है फाइनेंस कमीशन की, रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट। तो ये रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन। क्या रिकमेंडेशन देता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स। जो हमारे टैक्सेस जितने भी आते हैं उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए सेंटर और स्टेट्स के बिटवीन, और बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ग्रांट्स इन एड देंगे स्टेट्स को, किस किस स्टेट को ग्रांट्स इन एड देना चाहिए और किस बेसिस पे देना चाहिए, और किस प्रिंसिपल के बेसिस पे देंगे, वो भी यही डिसाइड करता है। मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ लोकल गवर्नेंस। अच्छा, लोकल गवर्नेंस को अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रखना चाहते हैं, उसको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, उसको ऑगमेंट करने के लिए आपको क्या क्या इकदाम उठाने हैं, ये भी रिकमेंड करता है। फाइनेंस कमीशन जो करता है काम, तो ये क्या रिकमेंडेशन, ओवरऑल यही रिकमेंड करता है कि जो टैक्सेस आते हैं उनमें से कितना शेयर किसको जाएगा, सेंटर और स्टेट को क्या जाएगा, बिटवीन द स्टेट्स क्या जाएगा, लोकल जो बॉडीज़ हैं उनके फाइनेंसेस के लिए हम क्या क्या आर्गूमेंट कैसे रिसोर्सेज करेंगे,
ये रिकमेंड करता है किसको, प्रेसिडेंट को। और फाइनेंस कमीशन क्या होता है, अपना एक रिपोर्ट जाता है किसकी, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इन टर्न वो क्या करता है, पार्लियामेंट में पेश करता है उसका रिपोर्ट, ठीक है। और उसमें एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी दिया गया होता है कि हमने अगर रिकमेंडेशन मानी है तो ठीक है, अगर नहीं मानी है तो क्यों नहीं मानी है, ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे क्वेश्चन बनता है, इसका जो फाइनेंस कमीशन का रोल होता है वो एडवाइजरी होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसकी बात माने, ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट उसके रिकमेंडेशन है उनको एक्सेप्ट करे। तो दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, दिस रोल इज जस्ट एडवाइजरी रोल, ठीक है। देखो 2014 से पहले यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया होता था, उसका रोल ओवरलैपिंग था फाइनेंस कमीशन के साथ। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया गया, उसके बाद जो है नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। नीति आयोग का टोटली डिफरेंट रोल है, वो आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक प्लानिंग कमीशन था तब तक वो भी पढ़ना पड़ता था और ओवरलैपिंग फंक्शंस भी पड़ती थी। लेकिन आपको अब यही याद रखना है कि जो फाइनेंस कमीशन है 280 आर्टिकल उसके साथ डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है ये। इसमें चेयरमैन 1 और 4 मेंबर्स होते हैं, अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करता है। ये रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में भेजता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। और इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पे। बात समझ में आ गई, शाबाश। इसके बाद है दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको हम बोलते हैं। कैग में आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है, आर्टिकल 148 जो है, आर्टिकल 148 डील करता है कैग के साथ, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला कि कैग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो कैग है ना, वो जो लोगों के पैसे होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और वो हम किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या करता है, उस पैसों से काम करता है, रोड्स बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, स्कूल्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स लाता है। तो वो पैसे किसके होते हैं, वो हमारे होते हैं ना, जो टैक्स पेयर होता है, लोगों के पैसे होते हैं। तो ये है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, ये पब्लिक पर्स का ख्याल रखता है, लोगों के पैसों का ख्याल रखता है। कैग में इन शॉर्ट ये आपको बताऊंगी, कैग ये देखता है अगर ये लोगों के पैसे हैं, क्या गवर्नमेंट इसको सही से इस्तेमाल करती है, या जिस काम के लिए इशू हुए हैं पैसे, क्या उस काम के लिए लगाए जाते हैं, या जो अथॉरिटी है क्या वो उस जो खर्च करता है पैसा, क्या उसके पास वो अथॉरिटी है कि नहीं है। ये होता है हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कैग, ठीक है। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये लोगों के जो पैसे होते हैं उनका ख्याल रखता है, कहीं कोई फ्रॉड ना हो, कहीं कोई स्कैंडल ना हो। ये वो ही कैग ने आज तक बहुत सारे रिपोर्ट्स के थ्रू बहुत सारे स्कैंडल्स को सामने लाया, जैसे 2G स्कैम था, आदर्श स्कैम था, कोल स्कैम था, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। सेंटर एंड स्टेट, अच्छा दोनों जगह पे कैग सेंटर में भी ऑडिट करता है, इसको ऑडिटिंग रोल होता है, कैग ऑडिट करता है, ठीक है। जो भी पब्लिक सर्वेंट्स या मिनिस्टर्स जो पैसे खर्च करते हैं उनको ऑडिट करता है कैग, देखता है कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए। सेंटर पे भी ऑडिट करता है और स्टेट्स में भी ऑडिट करता है। अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो उसमें ये दिखता है, ये ऐसे अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, किस तरह से पैसे खर्च करने और किसकी अथॉरिटी होगी, उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन इन फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ओथ और एफर्मेशन, ठीक है। तो जो कैग है ना, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उसको ओथ भी वही दिलाता है, इसको ओथ लेना पड़ता है ऑफिस में आने से पहले। इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जो कैग की टर्म है वो 6 ईयर्स है या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो दोनों में से पहले होगा वही, मतलब अगर कोई 65 ईयर्स ऑफ एज पहले ही हो गई उसकी और अभी उसकी टर्म 6 महीने नहीं हुई, 6 साल नहीं हुई, फिर भी वो रिटायर हो जाएगा। या अगर अभी कोई 65 ईयर्स का नहीं हुआ और उसके 6 साल कंप्लीट हुए, वो भी रिटायर हो सकता है। तो इसकी जो टर्म है ऑफिस की वो 6 साल है, 65 ईयर्स ऑफ एज है। अब कैग को कैसे रिमूव किया जाता है, कैग को रिमूव किया जाता है लाइक सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज को जब हमें रिमूव करना होता है वो पार्लियामेंट में रिमूव किया जाता है और उसका प्रोसीजर हार्ड है, मतलब ईजिली नहीं होता है रिमूव, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है, कहीं कल को पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स है वो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या करता है, ऑडिट करता है। तो मिनिस्टर्स को भी ये सोच सकते कि हमें ऑडिट करके फंसाए, मतलब सामने लाएगा पब्लिक के सामने और हमें रिजाइन करना पड़ेगा, तो हम उसको रिमूव करेंगे। तो इसलिए इसका जो रिमूवल है ना वो थोड़ा हार्ड रखा गया है, इतना ईजिली कैग को रिमूव नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑफिस इंडिपेंडेंट बनाया गया है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस उसको किसी का थ्रेट नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, उसको ये डर नहीं रहता है कि मुझे मिनिस्टर कुछ बिगाड़ सकता है मेरा, क्योंकि उसकी जो सैलरी वैलरी है वो होती है चार्जेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, मतलब उसकी सैलरी भी कोई कम नहीं कर सकता है, उसकी सैलरी पार्लियामेंट में वोट नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये था कैग के बारे में।
तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस इसलिए ज़रूरी है सो दैट कि ये डर के बगैर काम करे। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस के लिए क्या क्या रखा गया है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रखी गई है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये मतलब है कि ये नहीं है जैसे गवर्नर ऑफिस होल्ड का था टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। जैसे आपको पता है उसको रिमूव करने के लिए हमें एक हार्ड प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है। नॉट एलिजिबल टू होल्ड ऑफिस फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट। तो देखो एक बार जो कैग बना ना और फिर रिटायर हुआ, उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर कोई हायर ऑफिस नहीं ले सकता है, कोई ऑफिस नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि कभी क्या होता है कैग ये भी कर सकता है किसी मिनिस्टर को फेवर करेगा सो दैट कि आगे इसकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अच्छी हो जाए। तो इसीलिए इसको जो आगे के लिए अपॉइंटमेंट बैन की गई है, ये एलिजिबल नहीं है फिर आगे, ठीक है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस तो ये पार्लियामेंट इसका डिसाइड करता है, लेकिन इसको चार्जड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वो कोई कम नहीं कर सकता है, ठीक है। वो वोट भी नहीं करनी होती है। तो पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो होते हैं ना कैग के, वो प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन कंसल्ट करता है कैग को, फिर उसके बाद प्रिस्क्राइब करता है। देखो कोई मिनिस्टर या कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता है कैग को पार्लियामेंट में। कैग का जो रिपोर्ट होता है ना, ऑडिटिंग रिपोर्ट, वो पार्लियामेंट में रखा जाता है। उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो भी काम करती है और वो भी फिर आगे दिखाती है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट्स दिखाए गए, ठीक है। ड्यूटीज़ और पावर्स कौन बताता है कैग का? ड्यूटीज़ और पावर्स ऑफ कैग जो है वो आर्टिकल 149 हमें बताते हैं। आर्टिकल 149 डील करता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग के साथ। Parliament to prescribe in relation to accounts of union states and any other authority or body. 1971 Act, 1976 Act separated accounts from auditing central government. Auditors Consolidated Fund of India, states duties having legislature. देखो फंक्शंस क्या है, कैग क्या ऑडिट करता है? ये जितने भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ना उसको ऑडिट करता है, उससे कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होता है उसको भी ऑडिट करता है, स्टेट्स का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से पैसे कहाँ गए। या यूनियन टेरिटरीज का जिसका लेजिस्लेचर है उनके भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट करता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसको भी ऑडिट करता है। स्टेट्स का जो कंटीजेंसी फंड होता है उसको भी ऑडिट करता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स का उसको भी ऑडिट करता है, ठीक है। ये हर एक डिपार्टमेंट सेंटर और स्टेट्स के जो है ना उनको भी उनकी एक्टिविटीज़ को भी ऑडिट करता है कि उनने क्या क्या काम किए हैं, किस हिसाब से किए हैं, ठीक है। जितने भी रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर किए होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट कंपनीज ने, ठीक है, तो उन अकाउंट्स को भी ये ऑडिट करता है। तो मतलब इसका रोल जो होता है ना ऑडिटिंग रोल होता है। वो क्या करता है? चेक करता है, ऑडिट करता है जो पैसे खर्च हुए, कहाँ पे खर्च हुए, किस तरह से खर्च हुए, किसने खर्च किए, ठीक है। सो दैट कि लोगों के जो पैसे हैं वो सही काम पे लगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इसको गवर्नर और प्रेसिडेंट बोलेगा कि किसी और चीज़ को भी ऑडिट करना है, उसको भी ऑडिट करेगा। और ये प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करता है कि अगर आपको अकाउंट्स रखने हैं सेंट्रल स्टेट में, और किस फॉर्म में आप रखोगे, कैसे क्या आप रखोगे, उसके लिए उसका जो फॉर्मेट है कैसे रखोगे। ये जो कैग है ये अपना रिपोर्ट करता है सबमिट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट देता है जिसमें ऑडिट किया होता है, उसको प्रेसिडेंट को देता है। और प्रेसिडेंट कहाँ पर रखता है? पार्लियामेंट में रखता है, ठीक है। अगर स्टेट का कोई रिपोर्ट होता है, किसी स्टेट का इसने ऑडिट किया होता है, वो गवर्नर को देता है और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है, ठीक है। जो कैग होता है ये एक्ट करता है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, पैक उसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पैक, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी है एक, फाइनेंशियल कमेटी, तो उसको कैग एक्ट करता है एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। उसको गाइड भी करता है, उसका एक्ट करता है एज फ्रेंड एंड फिलोसफर। वो अपना वो जो पैक है वो इसी कैग के काम पे ही आगे काम करती है। कैग 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का, फाइनेंस अकाउंट्स का, पब्लिक अंडरटेकिंग्स का। ये हम रिवाइज करें क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, ठीक है। कैग जो है वो 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट्स का रिपोर्ट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स का रिपोर्ट। जो रिपोर्ट्स है ना वो ये प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में क्या करता है? प्रेजेंट करता है। और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उस पर काम करती है और उसमें फाइंडिंग्स ढूंढती है क्या क्या कहीं पे कोई घपला तो नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। और फिर वो पार्लियामेंट में बताती है कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है।
लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, जैसे कुछ सीक्रेट सर्विस होती है, जैसे डिफेंस सेक्टर में क्या है, हम अपने डिफेंस सेक्टर को पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी हमारी एनिमी कंट्रीज़ हैं, उनको भी पता चलेगा, है ना। तो कुछ सीक्रेट सर्विस होते हैं, जैसे कोई डिफेंस सेक्टर में कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी पड़ती है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं जो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, ठीक है, तो उसको हम सीक्रेट सर्विस बोलते हैं। तो जो जैसे ये कुछ चीज़ें हैं ना जो कैग उनको ऑडिट नहीं कर सकता है, कैग बस साइन करता है वहाँ पे, उसको हम सीक्रेट सर्विस बोलते हैं। तो इसी वजह से यही एक वजह है कि डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। क्यों? क्योंकि कैग वहाँ ऑडिट नहीं कर पाता है ड्यू टू द सीक्रेट सर्विस। उसको टैग, ये हर एक चीज़ को फिर टैग लगाते हैं सीक्रेट सर्विस, तो कैग सिर्फ साइन करता है, वो ऑडिट नहीं कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि वो ये लिमिटेशन है एक कैग पे, ठीक है। यहाँ पे जो है बेसिकली कैग सिर्फ ऑडिटर जनरल है, कंप्यूटरल नहीं है। बेसिकली यूके में क्या है, जहाँ से हमें जहाँ पे भी वहाँ पे भी कैग है, ब्रिटेन में, वहाँ पे अगर आपको मनी इशू करनी होती है ना, कैग का साइन चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इसका मेजर रोल होता है, ऑडिटिंग का ही रोल होता है। तो देखो कुछ ऐसी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें कैग क्या करता है, ऑडिट नहीं करता है। जैसे याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, LIC, RBI, SBI, FCI, उनमें कैग ऑडिट नहीं करता है। LIC, RBI, SBI और FCI में ऑडिट कैग नहीं करता है, उसमें प्राइवेट प्रोफेशनल्स ऑडिट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज़ में भी कैग का जो ऑडिट होता है लिमिटेड होता है, गवर्नमेंट वहाँ पे अलग ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द कैग। लेकिन ये आपको याद रखना है कि LIC, RBI, SBI, FCI में कैग ऑडिट नहीं करता है, ठीक है। कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ कैग के ऑफिस पे ऊपर। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो डरते हैं कैग से, इस वजह से वो स्टेप नहीं उठाते हैं। क्यों? जब वो पैसे खर्च करते हैं उनको नहीं पता होता ना रिजल्ट क्या आएगा, हर प्रोजेक्ट में उनको ये नहीं पता अगर हम पैसे खर्च करेंगे क्या ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। वो डरते हैं कि कल को कैग हमारा ऑडिट करेगा, फिर वो बोलेगा कि इनने इंटेंशनली ये किया है। तो बोला जाता है कि जो ये है फैक्ट फाइंडिंग की जगह ये फॉल्ट फाइंडिंग का काम करता है कैग। इसके डर की वजह से जो होता है रिप्रेसिव बन गए और नेगेटिव इन्फ्लुएंस इसका आ गया है। तो क्योंकि कैग को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये नहीं पता है, तो इसलिए इसका एक ये ड्रॉबैक ही है कि कैग जो है इसके डर की वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स क्या कहते हैं, वो स्टेप ही नहीं लेते हैं कोई, ठीक है। तो चले आज इतना ही हम करते हैं। तो क्या क्या पढ़ा आज हमने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा और कैग के बारे में पढ़ा। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके साथ आर्टिकल 280 डील करता है, और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि जो टैक्सेस के जो नेट प्रोसीड्स है उसको कैसे शेयर करेंगे, या लोकल बॉडीज़ है उनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे रिसोर्स, ग्रांट्स इन एड किस स्टेट को दिया जाएगा, किस प्रिंसिपल के बेस पे दिया जाएगा। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं। और जो कैग होता है उसके साथ आर्टिकल 148, 149, 150, 151 डील करता है, लेकिन 148 मेनली उसको बताता है कि कैग एक होना चाहिए, ठीक है। तो कैग जो होता है उसका ऑडिटिंग का रोल होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट्स, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, बहुत सारे PSUs को भी ऑडिट करता है। लेकिन SBI, RBI और FCI इन चीज़ों में वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को ये जो है ऑडिट नहीं करता है, कैग का रोल नहीं होता है। कैग जो है एलिजिबल नहीं होती है फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सो दैट कि ये कुछ गलत ना करे फॉर फ्यूचर फेवर्स, ठीक है। तो आई होप आपको जो है दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ याद रही होंगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट अ रिविजन, इन डिटेल मैंने आपको बैच में पढ़ाया है, तो रिविजन क्विकली मैंने कराया। तो अल्लाह हाफिज़।